गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, हम आपको समझा रहे थे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। कल हमने आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरने के लिए कुछ रूल्स जो काम में आते हैं उनमें से 5 रूल्स को एक्सप्लेन किया था। आई होप आपने उनको कंठस्थ कर लिया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी उनमें फील हुई हो तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं या ऑन फोन भी मुझसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। इसी क्रम में मैं स्टूडेंट्स आगे बढ़ता हूँ। कुछ 2-3 छोटी मोटी बातें आपको और बता देता हूँ जिन्हें वर्ब भरते समय आपको याद रखना है। आप 10th के स्टूडेंट्स हैं, स्टैंडर्ड में आपका 10th का ही रखूँगा। ज़्यादा ब्रॉड नॉलेज आपको मैं इस समय नहीं देने वाला हूँ, केवल टू द पॉइंट बात करूँगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, 5 रूल्स मैंने आपको कल एक्सप्लेन किए थे। अब मैं आपको बताता हूँ रूल नंबर 6। और रूल नंबर 6 आपको ध्यान रखना है, मॉडल एक्जुलरीज के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको वर्ब टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने मॉडल एक्जुलरीज के बारे में आपको बताया था और मैंने बताया था आपको कि ये 13 होती हैं और इन 13 मॉडल एक्जुलरीज की एक ख़ास बात होती है स्टूडेंट्स कि इन सभी के साथ हम हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जी हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कई बार हम कुछ एक्सप्रेशंस को व्यक्त करने के लिए हैड के साथ बेटर लगा के भी यूज में लेते हैं और वुड के साथ रेदर लगाकर भी यूज में लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप चाहें तो यूँ भी कह सकते हैं कि 13 आपके मॉडल्स और 2 ये, कुल मिला के इन 15 हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आपको हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेनी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप एक बार बोर्ड में जो पूछा गया था इधर मैं आपको बता देता हूँ। यू हैड बेटर ब्लैंक वेकेंट द रूम। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। हालांकि इसमें है कुछ भी नहीं, लेकिन कमज़ोर बच्चे कई बार भ्रमित हो जाते हैं और भ्रमित करने के लिए इसमें बेटा हेल्पिंग वर्ब दे रखी थी हैड। बच्चे सोचते हैं कि हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बिल्कुल आती है, लेकिन सर यहाँ पर हैड के साथ बेटर जुड़ा हुआ है और इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि हैड के साथ यदि बेटर, वुड के साथ यदि रेदर लग के आता है तो ये कुछ एक्सप्रेशंस व्यक्त करने के लिए आते हैं। फिर हमें इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरनी होती है। तो इसका आंसर हमें लिखना है वेकेंट। जी हाँ, ये इसका आंसर बनता है। देख लीजिए आप। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, रूल नंबर 7। इसमें मैं लिखने वाला हूँ कुछ वर्ब्स का यूज कंटिन्यूअस टेंसेज में, कुछ वर्ब्स का यूज कंटिन्यूअस टेंसेज में नहीं किया जाता है।
स्टूडेंट्स, यूँ तो ये बहुत सारी वर्ब हैं जिनका यूज हम कंटिन्यूस टेंसेस में नहीं करते हैं, लेकिन आप 10th के स्टूडेंट हैं, आपको कितना तैयार करना है उतना मैं आपको बता देता हूँ। आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम इन वर्बों से परिचय कर लेंगे। देखिए इन वर्ब्स में जो शामिल हैं, देखिए वर्ब है फील, महसूस करना, डाउट यानी संदेह करना, नो यानी जानना, मीट यानी मिलना, रिमेंबर यानी याद रखना, फॉरगेट यानी कि भूलना, सी यानी कि देखना, और लुक यानी कि देखना। स्टूडेंट्स, ये जो मैं वर्ब आपके लिए लिख रहा हूँ, होप यानी कि उम्मीद करना, सीम यानी कि प्रतीत होना, ये कुछ ऐसी वर्ब हैं, वर्ब तो बहुत हैं लेकिन आपको केवल ये ही याद रखनी है, क्योंकि आप 10th के स्टूडेंट हैं और 10th स्टैंडर्ड के लिए आप इनको भी तैयार कर लेते हो तो इट्स इनफ। इनके साथ स्टूडेंट्स हम कभी भी आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते, अर्थात इनको हम कभी भी कंटिन्यूस टेंसेस में काम में नहीं लेते हैं। जैसे देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल वी आर गुड फ्रेंड्स। देखिए स्टूडेंट्स, वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे मित्र हैं, हम अच्छे दोस्त हैं, हम एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको करेक्ट फॉर्म दी वर्ब भरने के लिए पहला ही सिंपल रूल समझाया था कि यदि वाक्य में सिंगल क्लॉज हो या वाक्य प्रेजेंट का बोध करा रहा हो और उसके अंदर आपको जुड़ा हुआ मिल जाता है सिंस या फॉर के साथ समय, तो वो टेंस मांगता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जी हाँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की डिमांड कर रहा है कंडीशन, मगर हम जानते हैं कि नो जो है ये कंटिन्यूअस टेंस में काम नहीं आती वर्ब, इसलिए अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ना भर के प्रेजेंट परफेक्ट से काम चलाएंगे और हमें इसमें आंसर रखना पड़ेगा हैव नॉन। जी हाँ, ओके स्टूडेंट्स। तो ये मेरा 7वां रूल था, बहुत ही सिंपल सा, जिसे आप आराम से महसूस कर सकते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ एक वर्ब में लुकिंग लगा के यूज कर दिया, जो नहीं किया जाता है, लुक ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके 7 रूल्स हो गए। इसके बाद मैं और आगे बढ़ता हूँ। ध्यान रखना, रूल नंबर 8, मगर इन रूल नंबर 8 को मैं कुछ इस तरीके से बताने वाला हूँ कि मुझे ये थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, आप देखना। देखिए, ये जो मैंने रूल्स बताए हैं स्टूडेंट्स, इनको भी आप यदि तैयार कर लेते हैं तो आपके पास काफ़ी कुछ मैटर होगा 10th क्लास के लिए। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ आगे और मैं आपको बताने वाला हूँ कंडीशनल सेंटेंसेज। जी हाँ, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इनको हम हिंदी में कहा करते हैं
शर्त वाले वाक्य। एक्चुअली ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसमें 2 क्लॉज होते हैं इस प्रकार से। और जैसा कि आपने कंजक्शंस को पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, पहले भी आपके पास 9th में कुछ नॉलेज रही होगी, तो आपको पता होगा कि बेटा जो कंडीशनल क्लॉज होता है उससे अक्सर कर जोड़ा जाता है या तो इफ कंजक्शन से या अनलेस से। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जो कंडीशनल सेंटेंस होता है वो एक तरीके से स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, मगर ये ऐसा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसमें 2 क्लॉज होते हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्लॉज आते हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए कोई ना कोई कंजक्शन अवश्य आता है। तो आप तो ये ध्यान रखें कि कंडीशनल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें 2 क्लॉज होते हैं और दोनों क्लॉजों को जोड़ने का काम या तो इफ़ करता है या अनलेस करता है। मगर बेटा इफ़ या अनलेस से जो क्लॉज जुड़ा होता है उस क्लॉज को हम कहते हैं कंडीशनल क्लॉज। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कंडीशन छिपी होती है, शर्त छिपी होती है, और जिसमें शर्त छिपी होती है तो शर्त को इंग्लिश में कंडीशन कहते हैं, तो उसे कंडीशनल क्लॉज कह देते हैं। और बेटा दूसरा जो क्लॉज होता है उसमें रिजल्ट निकलता है, यानी कि परिणाम आता है, और जो परिणाम वाला क्लॉज होता है उसको फिर हम यूँ कह सकते हैं कि ये रिजल्ट क्लॉज है। तो आप ध्यान रखना बेटा कि हमेशा कंडीशनल क्लॉज से पहले ही आपको कंजक्शन मिलेगा, रिजल्ट क्लॉज से पहले कभी कोई कंजक्शन नहीं आता। और जैसा मैंने आपको करेक्ट फॉर्म द वर्ब पढ़ाते समय पहले भी समझाया है कि यदि सेंटेंस में 2 क्लॉज आएंगे, एक भरा हुआ मिलेगा और एक खाली मिलेगा। जी हाँ, एक भरा हुआ मिलेगा, एक खाली मिलेगा, और वो कैसे कैसे आपको कंडीशन से अप्लाई करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बात करें बेटा हम कंडीशनल क्लॉज की, जैसा मैंने बताया कि कंडीशनल जो शब्द है वो कंडीशन शब्द से बना है, और कंडीशन को हिंदी में कहते हैं शर्त। जी हाँ, और मैं आपको बताऊं विद्यार्थियों कि कंडीशन जो होती हैं वो 3 होती हैं, यानी 3 प्रकार की कंडीशन होती हैं। फर्स्ट ओपन कंडीशन, सेकंड इमेजिनरी कंडीशन, और थर्ड इम्पॉसिबल कंडीशन। तीन कंडीशन होती है। और बेटा कंडीशन जो होती है, जैसे मैंने बताया कि क्लॉज में माना कि ओपन कंडीशन का कोई सेंटेंस दे रखा होगा, तो जैसा मैंने आपको यहाँ बताया उस सेंटेंस में क्लॉज कितने मिलेंगे आपको? 2 ही मिलेंगे। जो कंडीशनल क्लॉज होगा उससे पहले आपको लगा मिलेगा इफ़ या अनलेस, जरूर मिलेगा। एक और बात, ओपन कंडीशन का यदि एग्जाम्पल है तो मैं बताऊं बेटा कि ओपन जो कंडीशन होती है इसे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, और इसका रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट से निकलता है। कई बार आवश्यकता अनुसार ये कैन या मे लिख रहा हूँ मैं यहाँ, कई बार यह आवश्यकता अनुसार कैन या मे मॉडल भी ले लेती है कभी कभार। ओके स्टूडेंट्स, जैसे देखिए
इफ यू वर्क हार्ड, यू खाली स्थान पास। देखिए भाई, आप इस सेंटेंस को स्टूडेंट्स गौर से देखें तो इसमें मैंने दो क्लॉज लिखे हैं। ये वाला जो क्लॉज है इफ से जुड़ा हुआ है, गौर से देखेंगे तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसका मतलब ये ओपन कंडीशन का एग्जाम्पल है। ओपन कंडीशन का एग्जाम्पल है, यानी फर्स्ट क्लॉज भरा हुआ है, यानी शर्त लिखी हुई है, परिणाम को पूछा गया है। अर्थात यदि हमारी कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी हुई है तो वो ओपन कंडीशन है। इसका मतलब इसका रिजल्ट जाके निकलेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट भरेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ लगाएंगे विल, और विल के साथ मेन वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म, तो आंसर हो जाएगा विल पास। कितना सिंपल है। इमेजिनरी कंडीशन की बात करें, इसमें भी आपको इसी प्रकार से दो क्लॉज मिलेंगे जैसा मैंने यहाँ बताया आपको। जो कंडीशनल क्लॉज होगा वो आपको जुड़ा मिलेगा इफ से या अनलेस से। इमेजिनरी कंडीशन बच्चों हमेशा भरी मिल जाती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और यदि हम इसका रिजल्ट निकालते हैं तो इसका रिजल्ट बेटा निकलता है वुड मॉडल के साथ, और आप जानते हैं इसके साथ हमेशा क्या आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इमेजिनरी अर्थ से ही पता चल रहा होगा, काल्पनिक। ये एक ऐसी शर्त होती है जिसमें महज कल्पना शामिल होती है। जैसे इफ आई बी अ बर्ड, आई वुड fly in the sky. If I खालिस्तान be a bird, यदि मैं पक्षी बन जाऊं, I would fly in the sky, तो मैं आसमान में उड़ूं। कल्पना कर रहा हूं। देखिए कंडीशनल क्लॉज इस बार मैंने खाली दिया है, रिजल्ट क्लॉज को भर के दिया है। रिजल्ट क्लॉज हमारा वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ दे रखा है। इसका मतलब इस शर्त को लिखा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में असर्टिव सेंटेंस यदि हम बनाते हैं तो आप जानते हैं बच्चों, अफर्मेटिव बनाते हैं तो साधारण वाक्य आता है। साधारण जिसको कहते हैं सेकंड फॉर्म आती है, बी की सेकंड फॉर्म दो बनती हैं, वाज और वर। कंडीशनल में सबके साथ लगाते हैं वर। तो बच्चों आंसर बन गया वर। देख लीजिए, इम्पॉसिबल कंडीशन क्या होती है। इसमें भी आपको इसी प्रकार से दो क्लॉज मिलेंगे। जैसा मैंने कहा कि इन दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन आपको वही मिलेंगे, इफ या अनलेस। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि इम्पॉसिबल जो कंडीशन होती है इसे हमेशा लिखा जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और इसका रिजल्ट जो निकलता है वो निकलता है शुड या वुड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस हैव, और हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक क्लॉज भरा मिलेगा आपको, एक खाली मिलेगा। अगर फर्स्ट क्लॉज में यानी इफ़ और अनलेस वाले क्लॉज में आपको पास्ट परफेक्ट भरा मिल जाए तो आप दूसरे वाले क्लॉज में सब्जेक्ट के हिसाब से शुड या वुड चुनेंगे, उसके साथ हैव और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर उधर आपको ये सब भरा मिलता है तो आपको इधर भरना है पास्ट परफेक्ट। इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा लिख के बता रहा हूँ।
if you had worked hard, you खाली स्थान पास। देखिएगा, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यू खाली स्थान पास, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो तुम पास हो जाते। इम्पॉसिबल कंडीशन है, असंभव शर्त है, इसके पूरे होने की अब कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इसका पूरा होने का समय निकल चुका है, और यदि समय पूरा निकल जाता है तो फिर तो आपको पता है वापस नहीं आता, इसलिए ये शर्त पूरी नहीं हो सकती। आप देखेंगे कि जो शर्त लिखी हुई है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ लिखी हुई है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में है। इसका रिजल्ट बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है। तो यू के साथ हम चुनेंगे वुड, साथ में जोड़ना पड़ेगा हैव, मेन वर्ब की करनी पड़ेगी थर्ड फॉर्म पास्ट, तो बन जाएगा यू वुड हैव पास्ट। ओके स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? मुझे भरोसा है कि मेरे समझाने के बाद प्रॉब्लम नहीं रहती है। आई होप आप इनको अच्छे से समझ चुके होंगे। आप इनको समझने के बाद घर पर एक्सरसाइज करके देखें। अगर आपको कोई छोटी मोटी परेशानी फील हो तो आप मुझसे ऑन फोन कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मेरे लिए लिख सकते हैं, या फिर आप मुझसे ऑफलाइन भी संपर्क कर सकते हैं फॉर योर प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, केवल यही आपको 10th के लिए तैयार करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। इट्स टू मच फॉर यू। ठीक, इसी के साथ मैं आज आपसे विदाई लेता हूँ। कल आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर फिर हाजिर हो जाऊँगा। आई होप कल आप जब मुझसे मिलेंगे तो इस टॉपिक को बिल्कुल ढंग से कंठस्थ करके आएंगे। थैंक यू सो मच।